हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसपी मिशन सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से ज़रूर देखें। और 10 क्लास का भी ऑब्जेक्टिव का डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है। क्या कर रहा है कि वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है। तो देखिए ध्यान से, वाष्पीकरण की क्रिया जो है द्रव के सतह पर होती है। कहाँ पर होती है? द्रव के ये सतह पर। देख रहे हैं आप लोग, यह जो वाष्पीकरण की क्रिया है यह कहाँ से हो रही है? द्रव के सतह से। द्रव के सतह से। तो देखिए ध्यान से, अगर कह देगा कि संपूर्ण द्रव में, नहीं, संपूर्ण द्रव में हो रहा है, नहीं, यह जो है हमेशा कहाँ से होता है? यह जो है द्रव के सतह से होता है। निचले भाग में, तो देखिए ध्यान से, निचले भाग में भी नहीं हो रहा है, किसी भी भाग में, किसी भी भाग में नहीं, हमेशा जो है, हमेशा किस भाग में होता है? तो सतह पर होता है। हमेशा कहाँ पर होता है? सतह पर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन कहेगा कि द्रव का वाष्पीकरण की क्रिया किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? सतह पर होता है। किस भाग में होता है? सतह पर। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन का है कि ठोस पदार्थ का संपीड़न क्या होता है। तो ठोस पदार्थ का संपीड़न जो है द्रव से कम किंतु गैस से अधिक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले संपीड़न किसे कहते हैं? तो संपीड़न कहने का मतलब कि दबाव। तो मान लीजिए कि यह मेरा कोई पिस्टन है, यह मेरा कोई क्या है? पिस्टन है। और मान लीजिए कि सबसे पहले हम इसमें गैस डाल देंगे। क्या डाल देंगे? गैस डाल देंगे। अब हम जब ऊपर से जब हम पिस्टन को प्रेस करेंगे तो यह जो है हचाक से यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात यह जो है कंप्रेस बहुत ज़्यादा होगा, अर्थात हम लोग बहुत ज़्यादा तक दबा सकते हैं। लेकिन वहीं जब अब दूसरा केस में क्या करेंगे कि हम इस गैस के जगह पे यहीं हम क्या ले लेंगे? द्रव ले लेंगे। क्या ले लेंगे? द्रव ले लेंगे। तो जब हम द्रव लेंगे तो अब हम पिस्टन को जब ऊपर से हम दबाएंगे तो अब पिस्टन का होगा कि थोड़ा सा एकदम नीचे आएगा, थोड़ा सा अर्थात दबाएंगे। वहीं जब हम इसमें, अब देखिए थे 3 नंबर केस में क्या होगा कि अब जब हम इसमें ठोस रख लेंगे, मान लीजिए कि बालू उलू के कौन रख लिए, हम लोग क्या रख लिए? ठोस को रख लिए। तो ठोस को रखेंगे तो क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, जब ठोस रहेगा तो क्या रहेगा? तो जब ठोस इसमें जब हम रख देंगे, अर्थात बालू उलू के कण को जब हम रख देंगे, अब हम जब इसको क्या करेंगे? ऊपर से प्रेस करेंगे तो बहुत 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 ही कम मात्रा में क्या होगा? प्रेस होगा। अर्थात इसी को हम लोग दबाव को ही क्या करते हैं? संपीड़न। तो ठोस के संपीड़न कितना होता है? तो ठोस का संपीड़न जो है द्रव और गैस दोनों से ना कम हुआ है, तो ऑप्शन खोजेंगे। द्रव से कम किंतु गैस से ज़्यादा है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। द्रव से अधिक किंतु गैस से कम, ये भी नहीं होगा। द्रव और गैस दोनों से अधिक, यह भी नहीं होगा। द्रव और गैस दोनों से कम, तो हाँ, हमारा यह आंसर यही हो जाएगा कि द्रव और गैस दोनों से कम। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ठोस पदार्थ के संपीड़ितता कितना होता है? तो द्रव और गैस दोनों से कम। क्या होगा? द्रव और गैस दोनों से कम। अब देखिए 3 नंबर का है कि वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होता है। तो वाष्पीकरण की क्रिया जो है यह एकदम सामान्य ताप पर, एकदम नॉर्मल तापमान, इसके लिए हम लोगों को किसी मतलब कि तापमान को क्या करना है? बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यह जो है एकदम नॉर्मल तापमान पर होता है। तो वाष्पीकरण की क्रिया किस ताप पर होता है? तो वाष्पीकरण की क्रिया जो है सामान्य ताप पर होता है। कितना होता है? सामान्य ताप पर होता है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि निम्न में कौन ठोस पदार्थ के गुण नहीं है। तो दृढ़ता मतलब कठोर अर्थात कड़ा होता है, यह तो एकदम होता है। कम संप्रियता, यह भी हो। अभी हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में देखें कि इसकी संप्रियता जो है सबसे कम होती है। अब देखिए ध्यान से, बहाव, क्या हम लोग कहूँ ठोस को रख देंगे इसे तो यह क्या बह जाएगा? नहीं। तो ठोस में जो है बहाव जो है नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना? सी। तो लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्रफल गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं। तो बर्तन के प्रति इकाई, देखिए ध्यान से, यह जो है बर्तन है, बर्तन के कहीं भी प्रति इकाई क्षेत्रफल गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं हम लोग? तो गैस का दाब कहते हैं। क्या कहेंगे? गैस का
दाब कहेंगे। यही ना होगा गैस का दाब दाब मतलब कहने का मतलब कि बर्तन पर कहीं भी इकाई दाब पर, कितना पर, इकाई दाब पर गैस के अणुओं द्वारा लगाए गए दाब बल को क्या कहते हैं, गैस दाब कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। अर्थात एक वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस बर्फ को, 1 केजी ठोस बर्फ को हम लोग क्या करना है, ठोस बर्फ को अगर हम लोगों को द्रव में बदलना है तब उसके लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। अर्थात ठोस को गलाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या करेंगे, संगलन की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिख लीजिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है। तो जब भी हम लोग डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो क्या करेंगे, 273 को जोड़ लेंगे, 273 को जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए 273 में 10 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 8 2 कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। अब देखिए ध्यान से, अब 8 नंबर, जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है। अर्थात कहने का मतलब है, देखिए ध्यान से, कहने का मतलब है कि जब वाष्प संघनित होता है, अर्थात मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ठंडा वस्तु रखा हुआ है, बहुत ठंडा, मान लीजिए कि यहाँ पर ठंडा का बोतल रखा हुआ है। अब जैसे ही इसके आसपास से जो वायु गुजरेगा वो क्या होगा, संघनित हो जाएगा और इधर जो है पानी की बूंदे बूंदे क्या हो जाएगा, पानी की बूंदे बूंदे जो है, देखिए ध्यान से, पानी की बूंदे बूंदे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। पानी की बूंदे बूंदे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तब क्या होता है, तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, जब हम लोग वाष्प को संघनित करेंगे तो क्या होगा, इसका ताप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका ताप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है, तो उसका ताप क्या हो जाता है, घट जाता है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। 9 नंबर क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है, अर्थात वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो किसी भी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो क्या कहेंगे, क्वथनांक पर 1 केजी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर यह मेरा कुछ बर्तन है, बर्तन में हम लोग पानी रख दिए और मान लीजिए कि एकदम इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दी, कितना, 100 डिग्री तक सेल्सियस तक पहुंच गया। अब फिर भी हम लोग नीचे से हम लोग स्टोव जला के चाहे जैसे भी ताप को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा कि यही जो द्रव है यह वाष्प बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। तो अब जब यह वाष्प बन जाएगा तो मान लीजिए कि वाष्प का भी मान कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी ताप कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आखिर हम लोग 2 मिनट 5 मिनट चाहे 1 मिनट जो भी हम लोग ऊष्मा दिए तो गया कहाँ, तो उसी को हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो क्वथनांक पर 1 केजी द्रव को वाष्प होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, सॉरी। तो देखिए ध्यान से, द्रव किसका होता है, गैस का। तो गैस का जो होता है, देखिए ध्यान से, गैस का जो होता है वह आकृति और आयतन क्या होता है, आकृति और आयतन, आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जबकि यही जो है द्रव का जो है, किसका, द्रव का। तो देखिए ध्यान से, द्रव का क्या होता है, तो द्रव का जो है आकृति अनिश्चित होता है जबकि आयतन निश्चित होता है। वहीं ठोस का लेंगे तो ठोस का जो है आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो क्या होगा, गैस का आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित, ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित, जबकि द्रव का क्या होगा, आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित होगा। अब देखिए ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है। तो देखिए ध्यान से, -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, इस पर तो वह जो है बर्फ रहेगा, क्या रहेगा, बर्फ की अवस्था में रहेगा। अब देखिए ध्यान से 120 और 105 पर, इसमें तो क्या होगा, गैस के रूप में रहेगा। क्या रूप में रहेगा, गैस के रूप में रहेगा। अब देखिए तो 30 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है किस अवस्था में रहेगा, द्रव की अवस्था में रहेगा।
किस अवस्था में रहेगा, द्रव की अवस्था में रहेगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन का है कि दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, दाब बढ़ाने पर किसी भी द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए कि ये प्रेशर कुकर है, यह क्या है, मेरा प्रेशर कुकर है, और हम लोग यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं, नीचे से पूरा एकदम ऊष्मा देते हैं। तो ऊष्मा देते हैं तो अब यहाँ से जो है ऊष्मा, जो वाष्प द्रव जो है वाष्प बनकर उड़ना चाहती है, लेकिन वह पुनः इसके ढक्कन से टकराकर नीचे की ओर आती है और क्या करती है, इसके दाब को, यहाँ इसके दाब को बढ़ा देती है। तो जब इसका दाब बढ़ जाता है तो क्या होता है, इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, जिसके कारण भोजन क्या होता है, बहुत जल्दी से पक जाता है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि। तो बर्फ जो है जल के ऊपर तैरता है क्योंकि, तो देखो ध्यान से, जो तैरेगा उसका घनत्व क्या है, कम, और जो नीचे रहेगा उसका घनत्व ज्यादा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। तो क्या कह देंगे कि बर्फ का जो घनत्व है जल के घनत्व से कम होता है। जो ऊपर तैरेगा उसका घनत्व कम और जो नीचे बैठे रहेगा उसका घनत्व ज्यादा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन पदार्थ के गुण नहीं है। तो घनत्व, यह तो एकदम पदार्थ के गुण है। संप्रियता, यह भी पदार्थ के गुण है। तरंगधैर्य जो है पदार्थ के गुण नहीं है, तरंगधैर्य जो है पदार्थ के गुण नहीं है। यह किसका गुण है, यह जो है यह ध्वनि का गुण होता है। किसका, ध्वनि का। और विसरण, यह भी पदार्थ का गुण है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन पदार्थ के गुण नहीं है। तो कौन पदार्थ के गुण नहीं है, तरंगधैर्य। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्द्र वायु में गीला कपड़ा सूखता है। तो आर्द्र वायु में जो है गीला कपड़ा देर से सूखता है। आर्द्र वायु में गीला कपड़ा क्या होता है, देर से सूखता है। अब देखिए तो आर्द्रता कहेंगे किसे, क्या आर्द्रता जो है, आर्द्रता हम लोग कहेंगे किसे। तो देखिए ध्यान से, वायु में, किसमें, वायु में जो है जल की मात्रा को ही, वायु में जल की उपस्थिति को ही क्या कहते हैं हम लोग, आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि आर्द्र वायु कहे का मतलब कौन सी, कि वायु में जो है जल की मात्रा काफी है। तो वायु में तो पहले से ही जल की मात्रा काफी है, अर्थात आर्द्रता जो है तो कपड़ा क्या होगा, उसमें देर से सूखेगा। यहीं अगर आर्द्रता कम रहेगी तो कपड़ा क्या होगा, जल्दी सूखेगा। इसी कारण से बरसात के दिनों में जो है कपड़ा जो है देर से सूखता है। बरसात के दिनों में गीला कपड़ा क्या होता है, देर से सूखता है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण, तो चीनी के कण क्या होता है, तो चीनी के कण जो है, तो चीनी के कण क्या होता है, तो चीनी के कण जो है जल के कणों के बीच क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। अर्थात देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यह मेरा है एक गिलास, और यहाँ से मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, पानी है, यह मेरा क्या है, पानी है। अब जब हम इसमें क्या करेंगे, अब जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी के कण क्या होगा, इस छोटे छोटे बूंदों में देखिए ध्यान से पानी के कणों के बीच क्या हो जाएगा, समायोजित हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, उसी के बीच छुप जाएगा। तो क्या होगा, जल के कणों के बीच ही क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का है, कह रहा है कि पदार्थों के विसरण के दर के लिए सही क्रम बताएं। तो पदार्थ के विसरण का क्रम, विसरण मतलब कौन चीज, एकदम दूर दूर तक फैलना, इसी को ना विसरण कहेंगे। तो विसरण, यह देखिए, यह मेरा 1 नंबर जो है, 1 नंबर यह जो है ठोस है, यह क्या है, ठोस है। 2 नंबर द्रव है, 3 नंबर गैस है। तो देखिए ध्यान से, ठोस में जो है क्या यह विसरित हो रहा है, जब हम इसके पास में कोई दूसरा, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि इसके पास जब हम ये दूसरा कोई पदार्थ लाए तो यह क्या विसरित हो रहा है, नहीं हो रहा है। यही जो है द्रव में एकदम थोड़ा थोड़ा विसरित हो रहा है, लेकिन गैस में क्या हो रहा है, गैस में एकदम पूर्ण रूप से देखिए विसरित हो जा रहा है। यह जो हमारा ब्लू है, यही जो है यह ब्लू है, यही ठोस है, यही द्रव है, यही गैस है। तो इसमें देखिए ब्लू कहाँ तक पूरा एकदम विसरित हो गया है। तो सबसे ज्यादा विसरण किसका होता है, गैस का। क्योंकि देखिए ध्यान से, यहाँ पर गैस के अणु जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के अणु जो है एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जिसके कारण आसानी से एक जगह से दूसरे जगह विसरित हो जाते हैं। यही जब हम ठोस के देखेंगे, यही हम द्रव के देखेंगे, तो द्रव के जो है कण जो है ठोस की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन यही जब हम ठोस का देखेंगे तो द्रव से भी एकदम भीरी एकदम सटे हुए होता है। तो किसका विसरण सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे विसरण ज्यादा होगा किसका, द्रव का। उसके बाद
सबसे ज़्यादा विसरण गैस का, तब द्रव का और सबसे कम ठोस का। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पदार्थों का विसरण दर के सही क्रम तो सबसे कम ठोस में, उससे ज़्यादा द्रव में और सबसे ज़्यादा गैस में। अब देखिए, वाष्पीकरण की बात किन किन बातों पर निर्भर करता है? क्या वाष्पीकरण की दर जो है, वाष्पीकरण की दर किन किन बातों पर निर्भर करता है? नहीं सॉरी, किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, यह हमेशा ध्यान देखिए कि किन किन बातों पर निर्भर करता है, पूछ रहा है कि किन बातों पर निर्भर, तो क्वेश्चन पूछे कि किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए सर, द्रव की मात्रा पर, तो यह तो अभी देख लेंगे बाद में। द्रव का क्या? तापमान पर। हाँ, द्रव का तापमान जितना ही हम बढ़ाएंगे उतना ही तेजी से क्या होगा? वाष्पित होगा, उतना ही तेजी से न वाष्पीकरण होगा। और क्या कर रहा है? वायु के वेग पर, वायु के वेग पर एकदम देखिए, जब हम यहाँ पर फैन लगाकर वायु के वेग को बढ़ा दिए हैं तो इसमें जो है वाष्पीकरण की दर क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो एकदम इस पर भी निर्भर करेगा। तीसरा क्या है? द्रव की प्रकृति पर, द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए एक पेट्रोल ले लीजिए, एक केरोसिन ले लीजिए और एक पानी ले लीजिए, तो पेट्रोल वाला जो है बहुत जल्दी जल्दी से वाष्पीकृत होगा, उसके बाद में केरोसिन होगा, सबसे लास्ट में कौन होगा? द्रव होगा। तो द्रव के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। लेकिन एक क्या है इसमें? द्रव की मात्रा पर। किस पर? द्रव की मात्रा पर। तो यही आंसर हो जाएगा कि वाष्पीकरण की दर जो है द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर पानी इतना रहे चाहे इतना रहे, इसमें से कितना भी पानी रहे, यह तो जो है हवा, अगर मान लीजिए कि इसमें पानी बहुत कम हम डाल दिए, इतना डाल दिए पानी, और यहाँ पर क्या किए हम लोग? फैन लगा के इसके क्या किए? यहाँ से वायु के वेग को बढ़ा दिए, तब अब इसमें से सबसे ज़्यादा इसी में से पता चलेगा कि वाष्पीकरण होने लगा। तो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है वह। तो वाष्पीकरण की दर किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो सतह के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव के तापमान पर, वायु के वेग पर, द्रव के प्राकृतिक पर। अब देखिए ध्यान से 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में बताएं। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करेंगे? प्लस 273, प्लस 273। तो 273 में 40 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जी? 3 7 4 11 की 1 हासिल 1 2 1 3, 313। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमानक और उसके द्रव रूप के हिमांक होते हैं। तो देखिए ध्यान से, किसी भी ठोस पदार्थ के जो है द्रव्यमानक कितना होगा? तो द्रव्यमानक भी होगा कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। द्रव्यमानक भी 0 डिग्री सेल्सियस, और उस द्रव का हिमांक भी कितना होगा? हिमांक भी कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यह जो है, यह भी 0 डिग्री सेल्सियस, यह भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों क्या होगा? एक ही होगा, दोनों क्या होगा? एक ही होगा। तो थैंक्स दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो।